नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। सत्ता के गलियारों में इन दिनों सियासी चर्चा का विषय बने एकजुट विपक्ष को लेकर हवाओं का रुख थोड़ा बदल सा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ मिशन 2024 के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दलों को यूपीए गठबंधन में शामिल करने की एक कवायद चल रही है। लेकिन राजनीति के सबसे बड़े रणक्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश में आते ही विपक्ष के इस महागठबंधन की सारी उम्मीदें धराशायी होती दिख रही हैं। अगले साल की पहली तिमाही में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में से जिस यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा मंथन होना चाहिए, एकजुट विपक्ष बनाने की उस कवायद से उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अछूता नजर आ रहा है। फिलहाल अभी तक की अगर बात करें तो बीजेपी को 2024 से पहले बड़ा झटका देने के लिए उत्तर प्रदेश में इस महागठबंधन की असल परीक्षा होनी है। कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, आम आदमी पार्टी समेत कुछ छोटे दल भी यूपी विधानसभा चुनाव 2020 में ताल ठोकने की तैयारी में लगे हैं। इस स्थिति में सवाल उठना लाजमी है कि यूपी चुनाव में साझा विपक्ष का एक आदर्श फॉर्मूला आखिर क्या हो सकता है। तो यूपी चुनाव के लिए साझा विपक्ष के आदर्श फॉर्मूले में राजनीतिक दलों को अपने व्यक्तिगत हितों को किनारे रखते हुए सामने वाली पार्टी की मतदाताओं पर पकड़ कितनी मजबूत है, इसे ध्यान में रखना होगा। सभी को एक समान सीटें मिलना तो खैर नामुमकिन नजर आता है। अगर मिशन 2024 से पहले असल में साझा विपक्ष को लेकर कोई कोशिश हो रही है तो उसकी प्रयोगशाला के लिए यूपी से बड़ा राज्य कोई राज्य नहीं हो सकता। आज बड़ा मुद्दा में इसी विषय पर हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत इस दिशा में किस गति से बढ़ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश एक इस तरीके का राज्य है, यहां से कोई भी राजनीतिक दल अगर जीतता है, यहां सरकार बनाता है, तो देश की राजनीति में और देश की सत्ता में या देश की सरकार बनाने में रास्ता कहीं ना कहीं स्पष्ट होता दिखाई दे जाता है। तो इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में सियासत में और खासतौर पर गठबंधन को लेकर किस दिशा में काम हो रहा है, किस गति से आगे बढ़ा जा रहा है, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। अनुज अत्रे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे, सुनील सिंह समाजवादी पार्टी से, संदीप चौधरी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, शुभेंदु शेखर अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सीमा जी आपसे ही शुरुआत करेंगे और जानना चाहेंगे जो विषय आज हम बड़ा मुद्दा में जिस पर बात कर रहे हैं उसकी मेन कड़ी जहां से जुड़ती है वो है 2024 का केंद्र का चुनाव। लेकिन उससे पहले तमाम सियासी दल अगर एक महागठबंधन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी सुगबुगाहट शुरू हुई ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से, जिसमें तेजी आई, वो दिल्ली आई, अलग अलग राजनीतिक दलों से मिली और पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस में उन्होंने ये भी यहां तक भी संकेत दे दिए कि चेहरा कोई भी हो हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एकजुट होना विपक्ष का बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ आज राहुल गांधी ने चाय पर तमाम अलग अलग सांसदों को बुलाया, हालांकि उसके बाद साइकिल लेकर के वो निकल लिए सदन की तरफ। दूसरी चीजें इससे कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट हो रही है कि विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश एक अच्छा मौका तमाम दूसरे राजनीतिक और विपक्षी दलों के लिए हो सकता है। अगर यहां पर उन्होंने गठबंधन की ताकत दिखा दी तो हो सकता है 2024 का लक्ष्य उनके लिए आसान हो। बिल्कुल अरुण, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त में, क्योंकि जब 2024 के इलेक्शन की बात करें तो उससे पहले यूपी पर फतेह पाना मुझे लगता है सभी पार्टियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरली ऐसा कहा भी जाता है और हर बार जब भी बात होती है कि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बड़ा स्टेट है, बड़ी सांसदों की एक बहुत बड़ी संख्या यूपी से आती है। तो यूपी के राज्य में किसका राज होता है उसी का असर कहीं ना कहीं जो जनरल इलेक्शन होते हैं उस पर होता है। ये बात सबको पता है, ये बात शायद विपक्ष को भी पता है। और यही एक बात है कि जब अब यूपी का चुनाव बिल्कुल सामने आ चुका है, उस वक्त किसी भी तरीके से ना सरकार या विपक्ष कोई भी ऐसी कमी छोड़ना चाहता जहाँ से ये अपॉर्चुनिटी जो है वो उसमें कहीं कोई चूक रह जाए, क्योंकि यूपी का इलेक्शन वाकई सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दो चीज़ें बहुत सोचने वाली हैं और समझने वाली हैं जिस पर मुझे लगता है फोकस करने की इस वक्त ज़रूरत है आज अरुण, वो ये है कि जिस तरीके से लगातार बंगाल के चुनाव में एकजुटता के साथ में जो बीजेपी है उसको जो एक नंबर उन्होंने सेट किया था उससे पीछे रखने के लिए जो एक जद्दोजहद शुरू हुई थी वो जाके ममता बनर्जी के विजय होने पर ख़त्म हुई। तो ये एक सकारात्मक रणनीति का एक हिस्सा था जो पूरी तरीके से सफल रही। शायद उसी को आगे बढ़ाते हुए जो विपक्ष है वो यूपी के होने वाले चुनाव में उसको कहीं ना कहीं देखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन
जिस तरीके से जो आज जो चाय की पे चर्चा की बात हो रही थी राहुल गांधी जी के साथ में, और उसके बाद कल जिस तरीके से घटनाएं घटी, आज उसके बाद पार्लियामेंट में फिर साइकिल से राहुल गांधी गए हैं, तो डेफिनेटली एक के बाद एक कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश तमाम विपक्षी नेताओं के साथ साथ जो राहुल गांधी है उनकी तरफ से भी हो रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो इस सब में आज जो हुई है वो ये है कि जिस तरीके से ये बात जो सामने आ रही है कि ये जो महागठबंधन होगा विपक्ष का, उसका चेहरा कोई भी हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, बार बार जब ये लोग इकट्ठे होते हैं, आपको याद होगा बिहार इलेक्शन से पहले भी एक बार सब लोग महागठबंधन के नाम पर एक स्टेज पे जाके इकट्ठे हुए थे, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात जब सामने आती है कि लीडर कौन होगा, लीडरशिप किसके हाथ में होगी, कौन सी पार्टी लीड करेगी, तो तमाम जो पार्टियां हैं उनके अपने इंटरेस्ट एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप वाकई एक महागठबंधन के तौर पर काम करना चाहते हैं, सरकार के सामने आकर खड़ा करना चाहते हैं, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका को निभाना चाहते हैं, तो आपको अपने व्यक्तिगत और अपने राजनीतिक हितों को पीछे रखना पड़ेगा, तभी ये संभव हो सकता है। और मुझे लगता है इसकी आज शुरुआत एक बात से हुई है, लेकिन उस पर कितना अमल होता है, किस तरीके से उसको ये आगे लेके चलते हैं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। अरुण, ठीक है। सुनील सिंह, 2017 में यूपी के लड़के और इस विषय को लेकर और इस तरीके से गठबंधन को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई थी और एक मैसेज देने की कोशिश हुई थी कि युवा हाथों में उत्तर प्रदेश की बागडोर हो तो एक बेहतर भविष्य यूपी का हो सकता है। लेकिन जनता ने सिरे से तो नहीं कह सकते, लेकिन मोटे तौर पर नकारा ही, और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें बताई कि उन्हें जिस तरीके की राजनीति चाहिए वो अलग है, और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताकर उसका इशारा भी दिया। तो क्या इस बार फिर से गठबंधन की ज़रूरत समाजवादी पार्टी को लगती है उत्तर प्रदेश में? और इसके अलावा अगर चीज़ें आगे बढ़ती हैं और रास्ते खुले हैं तो कहाँ कहाँ तक समाजवादी पार्टी इस सोच को लेकर आगे बढ़ेगी? अरुण जी, बड़े दलों से गठबंधन का हमारा अनुभव ठीक नहीं रहा। 2017 में हम लोगों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, 2019 में हम लोगों ने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। हमारा वो गठबंधन का जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था, वो ठीक नहीं था। इस बार हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव ने स्पष्ट कह दिया है कि इस बार हम बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेंगे, इस बार हम छोटे दलों को का एडजस्टमेंट करेंगे। हाँ। छोटे छोटे जो दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनका एडजस्टमेंट हम करेंगे। और उत्तर प्रदेश की जनमानस की यही मांग है, उत्तर प्रदेश की यही मांग है। और आज की जो घटना आपने देखा दिल्ली के अंदर, ये तो सबको चिंता सबकी एक समान है, एक बराबर है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। आज अगर समूचा विपक्ष इकट्ठा होकर के इस पर चिंता व्यक्त कर रहा तो गलत काम नहीं कर रहा है। भारत बचाने का प्रयास, चुनाव अपनी जगह पे है। जब लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, जब संविधान सुरक्षित रहेगा, जब जमहूरियत सुरक्षित रहेगी, तभी तो कोई राजनीति कर पाएगा। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। इस बार हमें एक पॉइंट आपने कहा, दो बातें कह दी, दोहरी बात पहले तो आपने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में बड़े दलों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो छोटे दलों को हम मर्ज करेंगे या उनको साथ लेकर के चलेंगे, एक पॉइंट। दूसरी बात आपने कही कि लोकतंत्र खतरे में है, अगर वही नहीं बचा तो फिर राजनीति क्या कहां करेंगे? तो राजनीति होती रहेगी लेकिन लोकतंत्र को बचाना है। तो क्या जब उत्तर प्रदेश के चुनाव की परिस्थितियां आती हैं तब क्या लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आता, सिर्फ अपना ही घर खतरे में नजर आता है? अरुण जी, चुनाव अपनी जगह पे है, लोकतंत्र अपनी जगह पे। आपने देखा ना पंचायत चुनाव में किस तरह से नहीं लोकतंत्र, आपने ही कहा सर लोकतंत्र नहीं होगा तो फिर चुनाव लड़ेंगे कहाँ? लोकतंत्र की क्या कह रहा हूँ, लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र बचाने के लिए जिस तरह से हाउस के अंदर विरोध किया जा रहा है, आज जो विपक्ष की एक एकजुटता है दिल्ली के अंदर, वो इस बात का प्रमाण है कि हम सदन के अंदर एक साथ खड़ा होकर के सरकार के गलत कार्यों का और लोकतंत्र विरोधी कार्यों का और संविधान विरोधी कार्यों का विरोध करें। इसको प्रदर्शन करने के लिए आज एकता आपको देखने को मिली। चुनाव अपने जगह पे। अच्छा, वहां पर आवाज, अच्छा वहां पर आवाज उठाएंगे, वो मैं समझ गया, वहां आवाज आप उठाएंगे, सड़क पर आवाज उठा लेंगे, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आएगी तो भैया आप अपना देखिए, हम अपना देखेंगे, ये बात ऐसा नहीं अरुण जी, ऐसा नहीं तो मैंने कहा ना कि आज जब हाउस में सदन के अंदर विरोध करने की बात आ रही है, सदन के अंदर लोकतंत्र के समर्थन में, सदन के अंदर संविधान के समर्थन में जब बात करने की बात आ रही है तो पूरा समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा है। चुनाव अपने स्तर पे लोग लड़ते हैं, अपने मुद्दों पे लड़ते हैं, अपने सिचुएशन पे लड़ते हैं, कोई भी प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, एक मैसेज दिया जा सकता है ना,
वहां से भी तो एक मैसेज दिया जा सकता है कि सभी बड़े दल अगर एकजुट हों, एक ऐसा महागठबंधन यूपी में बने और वहां से मैसेज दिया जाए कि देखिए हम एकजुट थे, हम आवाज उठा रहे थे, यहाँ भी एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और जीत करके दिखाएंगे और जीत के दिखाइए और फिर 2024 के लिए और लड़ाई लड़िए लोकतंत्र बचाने की। क्या वो तरीका नहीं हो सकता है? अरुण जी, चुनाव का मुद्दा दूसरा है और अभी यहाँ तो लोकतंत्र खतरे में है अरुण जी। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, देखिए आपकी बात से कह रहा हूँ। चुनाव दूसरी बात, चुनाव होगा कि नहीं, वो तो ठीक है, वो ठीक है, चुनाव अलग बात है, चुनाव अलग बात। मैं कैसे हो सकता है? आपकी बात से कि चुनाव अलग होगा। सीमा जी, ये नहीं, सरकार मैं सुनील जी, हाँ। सुनील जी, मैं एक बात आपसे, क्योंकि ये दोहरी बातें कैसे हो सकती हैं? या तो आप पक्ष में हैं या विपक्ष में, प्रजातंत्र लोकतंत्र को बचाएंगे या पार्टी को बचाएंगे? अगर पार्टी और लोकतंत्र में से बचाने की जरूरत पड़ी तो किसको बचाएंगे आप लोग? ये जानना चाहते हैं अरुण, और हमारा जो व्यूअर है वो ये जानना चाहता है कि वाकई अगर लोकतंत्र खतरे में है तो हाँ। क्या लोकतंत्र के खतरे को देखते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या अपनी राजनीति को आप पीछे छोड़ेंगे? लेकिन इससे तो आप नहीं लग रहा जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। लोकतंत्र, सीमा जी, लोकतंत्र बचना चाहिए, लोकतंत्र बचेगा तभी तो हम क्या राजनीति अगर राज्य की राजनीति में आपको विपक्ष में भी बैठना पड़ा उसके लिए तैयार हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, अगर आपको लगता है? नहीं, क्यों विपक्ष में बैठेंगे? हम जनता तय करेंगे हम सत्ता पक्ष में बैठेंगे कि विपक्ष में बैठेंगे। अगर मिलके नहीं लड़ेंगे तो हराएंगे कैसे सुनील जी? नहीं, क्यों नहीं हराएंगे, बिल्कुल हराएंगे। आप देखिएगा कैसे हराते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने हराए, जैसे हाँ, आप लीड कर सकते हैं। अच्छा, फिर वैसे तो ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं कि वहां से एक एग्जांपल ले सकते हैं और लड़ाई का उससे कॉन्फिडेंस आता है, वो अच्छी बात है कि आप उस कॉन्फिडेंस में अगर हैं कि अकेले हम चुनाव लड़ेंगे, छोटे छोटे दलों को साथ ले लेंगे और जीत करके दिखा देंगे। लेकिन बात यहां पर फिर सवाल यही उठ जाता है कि आप कहते हैं कि भाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, लेकिन जब चुनाव का समय आएगा तब हम लोकतंत्र से पहले अपनी सीट बचाएंगे, ताकि विपक्ष में बैठकर, क्योंकि लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती, सत्ता में होंगे तो लड़ाई लड़ी जाएगी, है ना? तो सत्ता में आने के लिए हाँ, ये नहीं, ये बातें दो हो गई। एक तो लोकतंत्र, चुनाव हम कब लड़ेंगे? जब जमहूरियत हमारी सुरक्षित रहेगी, जब लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा तभी तो चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, जब लोकतंत्र पे कब्जा कर लिया जाएगा, जब हमें पर्चा ही नहीं दाखिल करने दिया जाएगा, जब हमें जो है प्रत्याशी ही नहीं बनने दिया जाएगा, तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा? वो तो फिर विपक्ष में रहकर नहीं हो पाएगा ना, वो तो मिलकर सत्ता हत्यानी होगी, सत्ता में आना होगा तभी कर पाएंगे। सत्ता और विपक्ष ये तो जनता तय करेगी ना कि सत्ता किसको देगी, विपक्ष किसको देगी। चलिए, मोटे तौर पर मैं ये समझ पाया कि आप अकेले चुनाव लड़कर और छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव में जाएंगे और यही आपका कॉन्फिडेंस आपका इस बात में है कि आप इसी तरीके से जाएंगे तो जीत सकते हैं, नहीं तो पिछला अनुभव जो है वो अच्छे नहीं है। ठीक है, हाँ, हमारा अनुभव ठीक है। चलिए शुभेंदु शेखर, ये जो विषय है वो अपने आप में बार बार इसका जिक्र किया जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, सब एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। सदन में हमने देखा किस तरीके का माहौल है और कुछ घंटे ही अभी तक काम हो पाया सही तरीके से, अगर उसका एनालाइज उसको हम करें तो। लेकिन परिस्थितियां सदन के भीतर की अलग हैं। जब ग्राउंड पर अगले साल के पहली तिमाही में जब 5 राज्य चुनावों में होंगे तब परिस्थितियां कुछ और होंगी और चुनावों से पहले हमने देखा भी है। तो आने वाले समय में चुनौती मिलना तय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या ये मानते हैं आप? बिल्कुल, 2-3 बातें कहूंगा जी। एक तो आपने सुनील सिंह जी की बात सुनी ली होगी, हाँ, कि चाय पर जब ब्रेकफास्ट में बैठते हैं तो सब एक हैं और जब लंच में हैं तो हम अनेक हैं। हमने इस तरीके से पीछे कई मामले ऐसे देखे हैं जिसमें कलकत्ता का हो, कर्नाटका का हो या बिहार के चुनाव से पहले हो, सबने हाथ मिला के खड़े किया, पूरा फोटो सेशन हुआ और जैसे ही स्टेज से उतरे और जब आपस में बात करने की बात आई, मिलके लड़ने की बात आई, तो सब लोगों में आपस में लड़ाई हो गई। अभी भी 4 दिन पहले जब राहुल गांधी स्टेटमेंट दे रहे थे, जैसा सुनील सिंह जी कह रहे थे हमारे प्रवक्ता सपा के, कि हम सब लोग सदन में एक हैं, लोकतंत्र बचेगा, तो वहां पे टीएमसी के लोग नहीं थे। आज भी चाय की पार्टी में बसपा भी नहीं था, आप पार्टी भी नहीं थे। टीएमसी की जब सांसद सवेरे नहीं थे तो शाम को जब वो सोनिया जी से मिलने गई तो उसमें राहुल गांधी नहीं पहुंचे। तो ये सब जो है, हमारे यूपी में एक कहावत है, सुनील सिंह जी ने काफी बार सुनी होगी, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा और एक कोढ़ी। ये इस तरीके से चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये अपनी राजनीतिक जो जमीन खो चुके हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो, राष्ट्रीय स्तर पे मैं ममता बनर्जी जी को बोल रहा हूं, या मायावती जी हो, इनकी अपनी कोई जमीन बची नहीं है। इनको लगता है कि हम शायद एक दूसरे का हाथ पकड़ लें तो पब्लिक को ऐसा लगे कि हम मजबूत हैं, पर वैसी स्थितियां नहीं है। आज भी
चाहे वो संसद के कोई भी विषय हो, आज ये तय करके बता दें, सुनील जी बता दें अच्छा, कि यदि इनके पार्टी के अंदर विद इन दी पार्टी कितना डिफरेंसेस है, शुभेंदु जी, दिसंबर जनवरी तक इनके 4-5 पार्टी, इनके खुद सपा के अंदर 4-5 हाँ। भाग हो जाएंगे, कोई चाचा चलाएगा, कोई भांजा चलाएगा और कोई भतीजा चलाएगा। ऐसा ही बीएसपी में 3 पार्ट होने हैं। तो मेरा ये कहना है, और कांग्रेस की स्थितियां तो ऐसी ही आपने देखी ली होगी, मध्य प्रदेश अलग हो गया है और राजस्थान अलग होने वाला है। पंजाब की बात आप जानते हैं कि सिद्धू जी की ओर वो कैसी होगी। ठीक है शुभेंदु जी, हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या इसी वजह से जो सरकार है वो इतनी बैठी हुई है कंफर्ट जोन में कि उनको लगता है कि विपक्ष एकजुट होगा नहीं और उनकी बातें संसद में भले ही हम सुने ना सुने, बहस करें ना करें, लेकिन क्योंकि विपक्ष आपस में लड़ता रहेगा इसलिए आप निश्चित होकर बैठ गए हैं क्या सरकार में बैठे हैं? सीमा जी आप समझो, नहीं आप समझ बहुत नहीं पुराने चाह रहे पत्रकार हैं हो, आप बहुत पुराने पत्रकार हो और आप समझते हो कि अफवाहों को लेकर संसद में कोई चर्चा नहीं होती। राफेल केस में भी इन्होंने ऐसे ही किया था और राफेल 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 करके पूरे भारत को एक मिसगाइड किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट से पता चला कुछ मैटर ही नहीं था। इसी तरीके से जो वहां का एक मीडिया है, जो 16-17 मीडिया के हाउसेस ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल के बिहाफ पर जो डॉक्यूमेंटेशन देने के लिए बात कहा और बाद में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मना कर दिया। इस तरीके की विषयों को लाकर खाली संसद को तो आप रोक सकते हो, पर जनता देख रही है, क्योंकि अफवाहों के ऊपर ना प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे ना वो बोलेंगे। हमारे जो आईटी मिनिस्टर थे उन्होंने एक बात साफ साफ कही, उन्होंने संसद में आके विषय रखना चाहा पर पर्चा फाड़ दिया गया। मेरा ये कहना है हम लोग बहुत सेंसिटिव हैं, सबकी रेस्पेक्ट करते हैं। ममता जी भी आई तो उनसे भी मुलाकात करी और हम सबसे भी मुलाकात करते हैं, पर कम से कम अफवाहों के ऊपर हम सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उसमें भी कोरोना के ऊपर आप इसको शुभेंदु जी, कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे, आज आपने जिक्र दोबारा से पेगासस का छोड़ दिया तो हम इस पर बात कर रहे हैं कि अफवाहें नहीं है ना, ये पूरे दुनिया भर में इस पर बात हो रही है। इजराइल इस पर बात कर रहा है, बाकी तमाम कंट्रियां बात कर रही हैं और आपके यहाँ पर भी बात हो रही है। फ्रांस का नाम लेना चाहती हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, देखिए जिस तरीके से विपक्ष का, ठीक है विपक्ष अपने आप में जिम्मेदार नहीं है या वो उस तरीके से एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, लेकिन सरकार जब सत्ता में बैठी होती है तो उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। कल भी हम जिक्र कर रहे थे, अरुण जेटली जी का नाम ले रहे थे, सुषमा जी का नाम ले रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने बहुत बड़े मुद्दों को संसद में उठाया विपक्ष के तौर पर। क्या आज आप लोगों को नहीं लगता कि वो मुद्दे दोबारा से विपक्ष की तरफ से उठने चाहिए और उनका आप लोगों को स्वागत करना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए? गृह मंत्री जी की डिमांड अगर होगी तो गृह मंत्री जी को साथ में होना चाहिए। सभी तरीके के विषयों के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, हमको कोई भी डाउट नहीं है। और इसीलिए हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये बात वहां पे कही और उसको बताने के लिए ही वो खड़े हुए और उनका पर्चा फाड़ के शांतनु ने टीएमसी के फाड़ दिया और उसको उछाल दिया। मेरा ये कहना है क्या इस तरीके से चर्चा होनी चाहिए? और दूसरी चीज आपने जिसका बात किया कि फ्रांस में और दुनिया के बाकी, इजराइल ने इसको, फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रोनो ने जब उनको पता चला कि उनका भी नाम इस फोन नंबर इस लिस्ट में है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा एक फोन किया इजराइल के प्रधानमंत्री को और उसको कहा कि नफ्तली बेनेट को कहा कि आप एक काम करिए, इसकी जांच करके बताइए। वहां पे कोई संसद नहीं रुकी, पर ये भारत है और क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव और ये सब लोग अपनी राजनीतिक जमीन को खो चुके हैं तो उनको लगता है कि फार्मर्स कानून को लेकर या इस तरीके के पेगासस मैटर को लेकर हम कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई राजनीति को वापस पा सके। ठीक है, इसमें और फिर इसमें चलिए ठीक है, अनुज अत्रे कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज अत्रे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, आप सुन रहे थे पूरी चर्चा, आपका रिएक्शन मैं चाहता हूं कि पहले तो यही बताएं, मोटे तो देखिए पेगासस तो बीच में आ गई हैं चीजें, किस तरीके से सदन में हंगामा हो रहा है, वहां पर हम विपक्ष को एकजुट देखते हैं, वो चाहे चाय पार्टी हो या तमाम और दूसरे विषय हो या मौके हों। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो यह बताने के लिए काफी है कि विपक्ष एकजुट है। 2024 में सत्ता को पलटने की बात आप कहते हैं और आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो लोकतंत्र को बचाने का सबसे आसान जरिया तो यही हो सकता है कि आप सत्ता में वापस आएं। उसके लिए उत्तर प्रदेश एक बढ़िया मौका हो सकता है, यहाँ पर एकजुटता दिखाई जा सकती है। तो क्या दिखाई जाएगी? कांग्रेस पार्टी उसको लेकर कितना अग्रसर हो रही है? और प्रियंका गांधी का भी एक बयान सामने आया था कि उन्होंने कहा कि भाई हम ओपन माइंडेड हैं गठबंधन को लेकर, तो क्या वही स्टैंड माना जाए पूरी पार्टी का?
निश्चित तौर पे जैसा प्रियंका जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो समान विचारधारा वाले लोग, जो भी समान विचारधारा वाले लोग, देखिए ये तो सबको मानना पड़ेगा कि वर्तमान का जो देश की राजनीतिक दौर है वो कहीं ना कहीं गठबंधन हो, सबसे ज्यादा गठबंधन अगर कहीं किसी की सरकार चल रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी की, चाहे प्रदेशों में हो या केंद्र में हो, सबसे ज्यादा गठबंधन। और इसकी शुरुआत सबसे जो बड़े स्तर पर हुई है, सरकार बनाने की शुरुआत भी हुई तो वाजपेयी साहब ने बुलाई, जिन्होंने कहा था 3 बुलाए 13 आए थे दाल में पानी। लेकिन कांग्रेस ने सफलतापूर्वक 10 वर्षों में यूपीए गठबंधन के तहत सरकार चलाई। तमाम अपने गठबंधन के जो है दल थे उनको सम्मान पूर्वक जो है और बहुत ही देश को मजबूत सरकार देकर के देश को एक विकास दिशा पे ले जाने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो है कांग्रेस की सरकार। ठीक है, वो उसका रिजल्ट भी आ गया था। आगे आज की बताएं। नहीं, रिजल्ट देखिए आता रहता है। रिजल्ट तो उसका 2004 का 2009 में भी आया। तो उसका बदलाव कैसे करेंगे, उसकी दिशा में कैसे बढ़ रहे हैं? अब वर्तमान की जो बात की जा रही है कि तमाम, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार चल रही है इस समय बिल्कुल निरंकुश सरकार नहीं पड़ रही, तानाशाही तरीके से ये काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये विपक्ष छोड़िए, सरकार में भी केवल 1.5 व्यक्तियों की चल रही है, कोई दूसरे आदमी की भी नहीं चल रही है। 1.5 व्यक्ति जो चाहते हैं वही काम हो रहा है और सारे मंत्री भी इनके यहाँ जो है एक मोहरे की तरह काम कर रहे हैं। तमाम इनके जितना भी इनका सरकार का जो तंत्र है किस तरह से रिमोट कंट्रोल से एक ही केंद्र बिंदु से चल रहा है सब लोगों के पास। लेकिन उस केंद्र बिंदु के तहत सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि सरकार इतनी भारतीय जनता पार्टी के जो इनके शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं वो इतने बौखलाए हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं और इतना उनको अपने लोगों पे भी इतना विश्वास है कि बस पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के माध्यम से न केवल विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवानी पड़ रही है, अपनी सरकार के मंत्रियों की भी जासूसी करानी पड़ रही है, अपनी सरकार के अपनी पार्टी के नेताओं की भी जासूसी करनी पड़ रही है। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, हमारे मीडिया के बंधु है, उसमें महिला पत्रकार भी है, उनकी भी जासूसी करवाई जा रही है। तो और ये जासूसी अच्छा, यही तरीके से अनुज यही बात है, यही एक आधार है जो बात आप लोग कह रहे हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो आप अपना पक्ष रख रहे हैं, सदन में आपने अपना पक्ष रखा, वहां पर आवाज को किस तरीके से और कितना आपकी आवाज को सुना गया वो सब देख ही रहे हैं। शोर हो रहा है, हंगामा हो रहा है, काम हो नहीं रहा। आप भी कहते हैं, तमाम विपक्षी दल मानते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और कहते हैं, तो क्या इस मौके को या इस परिस्थिति को बदलने की कोशिश में राजनीतिक दल चुनाव के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश में है क्या जो एकजुटता सदन में आवाज उठाने को लेकर या ऐसे मौकों पर दिखती है, वही परिस्थितियां आने वाले कुछ महीनों में ही चुनाव की परिस्थितियों में देश होगा 5 राज्यों में, तो वहां पर भी क्या चीजें दिखेंगी ऐसी एकजुटता के रूप में? निश्चित तौर पर दिखेंगी। और देखिए, एकजुटता में ही जो है कहीं ना कहीं नतीजे भी आए। एकजुट होकर के चलेंगे तो नतीजे आए। और जहां जहां कांग्रेस पार्टी का हमारा मानना है, हमारे तमाम नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है, चाहे राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, कि जहां जहां जो भी समान विचारधारा वाले लोग उनसे जुड़ना चाहेंगे हम उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि वर्तमान में देश को और तमाम प्रदेशों को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से मुक्ति दिलानी। क्योंकि जब से ये 2014 से देश की सत्ता पे ये लोग काबिज हुए हैं तो सब लोगों ने देखा है देश में हाहाकार मचा हुआ है। देश जो हमारा खुशहाल देश था, देश में जिस तरह से अच्छे दिन लाने की जो बात की गई थी, इतने बुरे दिन देश की जनता के सामने पहुंच के देखने की जनता त्राही है। ठीक है, तो इन परिस्थितियों में तो इसका मतलब देश की जनता जानती है। हाँ, इसका मतलब हम मान करके चलें कि उत्तर प्रदेश में जो 2017 में था, यूपी के लड़के एक ऐसा गठबंधन तैयार हुआ था, वैसी परिस्थितियों के लिए कांग्रेस अग्रसर रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो थोड़ा पीछे ही रह रही है अभी तक की। वो कहते हैं कि भाई हम बड़े दलों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है ना। कांग्रेस पार्टी क्या परिस्थितियां बनती, क्या गठबंधन होता है, ठीक है, कोशिश प्रयास ये है कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा हम अपने सीटों पर कैंडिडेट जिताएं। चलिए, हम लोग अच्छे से मजबूत हैं, जहाँ जिताऊ हमारे कैंडिडेट हैं वहाँ पर कांग्रेस को लड़ेगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर कहीं हमें लगता है कि हमारे से जो समान विचारधारा वाले कोई दल है जो हमारे से गठबंधन करना चाहते हैं, उनकी उस विधानसभा में मजबूत स्थिति है, तो निश्चित तौर से उनसे गठबंधन किया जाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये रहेगी कि सरकार बनाई जाए और इनको सत्ता से बेदखल करके चलिए विकास उन्मुख सरकार बनाई जाए। बिल्कुल, और अकेले दम पर शायद ये मौजूदा समय में कठिन ही लगता है। संदीप चौधरी भी हमारे साथ हैं और सीमा गिल भी हैं। मैं चाहता हूं अब हम आप दोनों से ही बात करें और थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर क्या विचारधाराएं और क्या सोच और किस पैटर्न पर आगे आने वाले दिन बढ़ेंगे वो हम जान चुके हैं। तो संदीप, पहले आप हमें थोड़ा बताएं, क्योंकि सभी की बात हमने सुनी,
तो राजनीति में हालांकि सियासत को और सत्ता को किसी तरीके से भुनाने की कोशिशों में राजनीतिक दलों की तरफ से प्रयास तमाम होते हैं, वो चाहे अलग अलग तरीके से गठबंधन हो और एक जैसे विचारधारा की बात हालांकि कही जाती है, लेकिन हमने देखा है कि विचारधाराएं अलग भी हों तो भी एकजुट हो लिया जाता है कई बार ऐसे मौकों पर। तो आने वाले दिन में और खासतौर दिनों में जहां 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनको देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अरुण जी, मैं आपको बताऊं, ना बात समान विचारधारा की होती है, ना बात लोकतंत्र को बचाने की होती है। एक तो सबसे बड़ी चीज है अपनी पार्टी को और अपने जनाधार को बचाने की बात होती है। सबसे बड़ी चीज है सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होता है। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो कुल मिला के सरकार को हटाना मकसद है विपक्ष का। और आज की तारीख में विपक्ष के लोग जानते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष बटा हुआ है, अगर वो इसी तरीके से ताकत लगाता रहा तो बीजेपी आराम से चुनाव जीत जाएगी। और ये हमारे देश की व्यवस्था कुछ तरीके की है, जब ज्यादा पार्टियां मैदान में आ जाती हैं तो सरकार बनाने वाली जो पार्टी है उसको अगर 32, 33, 34% वोट भी मिलता है तो वो सरकार बना लेती है। और जो 65, 66, 67% वोट उसके खिलाफ भी होता है वो बढ़ जाता है और वो फेल हो जाते हैं, वो सरकार नहीं बना पाते। तो विपक्षी दलों की कोशिश है कि जो वोट बैंक है जो सरकार के साथ नहीं है तो उसको कैसे एकजुट किया जाए और सरकार को कैसे रोका जाए। सारी जो कवायद है, सारी जो मेहनत है विपक्षी दलों की, वो इस चीज पर हो रही है। लेकिन सभी के अपने अपने लालच है। अब ये देखना है कि इनके समीकरण किस तरीके से बैठते हैं। अगर इनके समीकरण सेट हो जाते हैं, जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल की बात करूं, समाजवादी पार्टी के साथ मिल सकती है, समाजवादी पार्टी का और छोटे दलों के साथ गठबंधन हो सकता है, जिस तरीके से अखिलेश जी कह रहे हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। क्योंकि हमने अखिलेश यादव को सरकार बनाते हुए उत्तर प्रदेश में देखा है, हमने मायावती को सरकार बनाते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर देखा है, उसके पहले हमने मुलायम सिंह जी को भी सरकार बनाते हुए यहाँ पे देखा है। और भारतीय जनता पार्टी को एक लंबा समय लगा है वापसी करने में। तो चीजें देखनी होंगी कि समीकरण किस तरीके से सेट होता है। जो सरकार के खिलाफ एक बड़ा वोट बैंक है 65-70% का, वो कैसे एकजुट हो सकता है। तो चीजें डिपेंड करती हैं उस चीज पर। और ये चीजें एक राजनीतिक डायलॉग में कह सकता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है, नहीं, कोई लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ता है, कोई हमारे आपके मुद्दों के लिए लड़ाई नहीं लड़ता है। मुद्दा वही लेकर के राजनीतिक लोग आते हैं जो उनको सूट करता है। आज की तारीख में किसानों का एक बड़ा मुद्दा है और आपने देखा होगा सभी विपक्ष ने किसानों के मुद्दे को लपका हुआ है और जो सरकारों के गले की फांस भी बना हुआ है। अच्छा, एक चीज संदीप इसमें थोड़ा और समझाइए। जो पॉइंट आपने कहा, ये निश्चित तौर पर ये तो है, विपक्षी दलों की यही कोशिश होती है अल्टीमेटली, वो किसी भी तरीके से सत्ता पक्ष को हटाएं और खुद जो है वो सत्ता में आए। उसमें हो सकता है कि वो अकेले अकेले अपनी ताकत दिखाएं या फिर कहीं ना कहीं एकजुट हो जाएं, तमाम बड़े दल एक साथ हो सकते हैं या कोई बड़ा दल छोटे दलों को साथ ले सकता है। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि भाई हम बड़े दलों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो हम छोटे दलों को छोटे दलों को साथ लाएंगे। उसमें आपने बताया जैसे आरएलडी की तरफ से थोड़ी कोशिशें ये भी हो रही हैं क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का प्रभाव है, तो वहां पर आरएलडी को थोड़ा अब कॉन्फिडेंस ही आया है कि किसान आंदोलन का कुछ असर होगा तो हम भी कुछ सीटें यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कुछ सीटें वहां से उनको मिल जाए तो समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी पार्टी भी कुछ एक शहरों में जो है वो शहरी क्षेत्रों में थोड़ा बहुत अपना असर और प्रभाव बनाने की कोशिश में कामयाब भी हुई है, पिछले दिनों हमने देखा। तो वहां से उनकी तरफ से भी ये पॉजिटिवनेस है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं, कुछ शहरी सीटें उन्हें पर्टिकुलर जो वो चाहते हैं वो अगर मिल जाएं। तो ये तमाम चीजें मिलकर क्या समाजवादी पार्टी की ताकत को बढ़ा सकते हैं या फिर समाजवादी पार्टी का कांग्रेस या बसपा के साथ न जाना ये जनमत को कहीं ना कहीं डिवाइड करेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल उस लिहाज से बन सकता है अगर समीकरण देखे जाएं? देखिए अरुण भाई, मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं। राजनीतिक दलों से ज्यादा कोशिश वोटर को करनी है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, दिल्ली की बात करूं, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई, वोटर बटा नहीं, वोटर ने चेंज करने के लिए वोट किया। आपको बताऊं, नवीन पटनायक, अगर आप उड़ीसा जाएंगे, वोट बटने नहीं दिया और नवीन पटनायक ने सरकार बनाई। इसी तरीके से ममता बनर्जी का वोट नहीं बटा और उन्होंने ममता बनर्जी को बरकरार रखा। तो आप कई ऐसे स्टेट है जहाँ की अगर हम बात करें, जिस तरीके से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर ने चुनाव लड़ा था तो वहाँ पे बीजेपी और अकाली दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो वोट नहीं बटा और वो कामयाब हो गए।
तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पहले मायावती ने सरकार बनाई, उनको एकजुट होकर के वोट मिला, अखिलेश यादव ने सरकार बनाई, एकजुट होकर के वोट मिला। इस बार भी अगर वोट एकजुट होकर के मिलेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी को मिले, चाहे वो बसपा को मिले, तभी जाकर चेंज हो सकता है। अगर वोट बैंक तैयार है बदलने के लिए, अदरवाइज राजनीतिक दल तो हर बार कोशिश करते हैं, उनके समीकरण ठीक नहीं बैठते हैं, और इस बार भी इस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती है। ये बहुत जरूरी बात संदीप आपने कही है कि वोटर के मन में चीजें किस तरीके से हो रही हैं, क्या परिस्थितियां उस लिहाज से बदल रही हैं। सीमा जी, विपक्ष कोशिश कर ले, जो संदीप अभी कह रहे हैं वो एकदम सही बात है कि विपक्ष कोशिशें करता है और किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी के साथ एकजुटता दिखा करके चुनाव में आ जाता है। लेकिन जनता के मन में क्या है, वोटर क्या सोच रहा होता है, वो वही चीजें अल्टीमेटली मैटर करती हैं। तो आज की इन परिस्थितियों में विपक्ष की तरफ से या दूसरे जितने भी दल हैं, वो जो कोशिशों में हैं या जिन मुद्दों को उठा करके लाने की कोशिश में हैं, क्या वो जनता तक उसी स्तर तक पहुंचाने में कामयाब हो पा रहे हैं? जनता का मन बदल सकता है अगर बात यही इसी को माना जाए कि सत्ता में बैठे लोग या फिर विपक्ष के लोग कोशिशें कितनी भी कर लें, लेकिन अल्टीमेटली जनता के मन तक जो विषय पहुंच रहे हैं वही का आगे काम करेंगे। सबसे अच्छा रूप जो मुझे दिखता है वो यही है, जिसको हम सब अप्रिशिएट करते हैं कि आप जो मर्जी कर लीजिए, अल्टीमेटली आपका जो मालिक है, जो भाग्य विधाता है, वो वोटर है। वोटर ने अगर ठान लिया कि आपको सत्ता से बाहर करना है, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं बचा सकता, आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वोटर को इन्फ्लुएंस कैसे कैसे किया जा सकता है। एक तो जिस तरीके से जो विपक्ष की हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत गहन चिंतन का विषय है और मुझे लगता है इस पर डिटेल डिस्कशन होना भी चाहिए इस तरीके से कि उसमें किस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं वो भले ही चाहे जितने मर्जी एक साथ बैठ के चाय पी लें, पार्टी कर लें और एकजुट होने की कोशिश कर लें, लेकिन सबका जो इंटेंशन होता है उनको यही होता है कि हमारी पार्टी किस तरीके से पावर में जाके बैठे। क्योंकि उनको पता है कि अगर कहीं पर भी एक बार वो वैक्यूम अगर हमने किसी दूसरी पार्टी को दे दिया तो उसको फिर सत्ता से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप बात करें आम आदमी पार्टी की, जिस तरीके से दिल्ली में आकर उन्होंने जो सत्ता को काबिज किया, उसके बाद कांग्रेस के लिए आज हालत खराब होगी कि और बीजेपी के लिए भी कि वो उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि दूसरी पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन अगर वोटर तय करता है तो वोटर को इन्फ्लुएंस क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं, उस वक्त में जो मुद्दे होंगे पार्टियों की तरफ से किस तरीके से हो सकता है। ऐसा हमेशा होता भी है इलेक्शन में, आपने देखा, इसलिए कि मीडिया मैनेजमेंट होता है, प्रोपेगेंडाज होते हैं, तब बहुत डिफरेंट तरह की थ्योरीज होती हैं, आईटी से इलेक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे तुष्टिकरण होना शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसे मुद्दे उठा लिए जाएंगे जिन पर राजनीति आम जनता के बीच में आप इनपुट डाल सके, उसके ब्रेन को हाईजैक कर सके। तो ये तमाम तरीके के कारण होते हैं जब वोटर्स को आप इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन अगर वाकई वोटर समझदार है, और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में वक्त आ गया है कि वोटर को समझदार होना पड़ेगा, वोटर को ये देखना पड़ेगा कि मेरा कौन सा कैंडिडेट है। सिर्फ हम पार्टी देख के या आइडियोलॉजी देख के हम वोट डाल देते हैं, हम ये भी नहीं देखते कि हमारा कैंडिडेट क्या उस पार्टी का वाकई उस लायक है कि वो हमारे एरिया की मुद्दों को सरकार के सामने जाके रख पाएगा। ये वक्त है, और अगर अभी समय रहते भी वोटर्स इतना समझदार नहीं हुआ तो डेफिनेटली इसके कॉन्सिक्वेंसेस आम जनता को ही भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि पार्टियां देखिए, एक पार्टी सत्ता में आती है, दूसरी चली जाती है, दूसरी पार्टी फिर सत्ता में आ जाएगी तो पहली चली जाएगी, वो आती जाते रहते हैं। लेकिन इस सब के बीच में जो वोटर है वो स्ट्रगल करता है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मुझे लगता है कि संदीप जी भी इस बात पर उन्होंने पॉइंट आउट करने की कोशिश की, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि जिस तरीके से आप देखेंगे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में पूरी तरीके से वोटर ने जो वोट डाला है वो आप देखेंगे कि दीदी को जिताने के लिए वोट डाला है। आप हरियाणा के अगर इलेक्शन की बात करें तो एक वोट ऐसा था जो जहां पर एक कम्युनिटी के बेस पर अगर वोट की करें कि जाट वोट बैंक जो था वो हुड्डा और जेजेपी में डिवाइड हो सकता था, लेकिन आनंदी में डिवाइड हो सकता था। लेकिन उन्होंने उनमें से उन पार्टियों को चुना, उस पार्टी के कैंडिडेट को चुना जो जिताऊ था और उनको जिताकर भेजा। जेजेपी ने पहली बार इतनी नंबर्स लिए थे, उम्मीद नहीं की जा रही थी, 2-3 सीटों की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उनको जिताया क्योंकि उनको लग रहा था कि जो बीजेपी है उसको सत्ता से बाहर करना है, और हुआ भी ऐसा ही कि उसको मेजोरिटी से पीछे छोड़ दिया। इस तरीके से अगर वोटर स्मार्टली वोट करता है तो डेफिनेटली उसका असर सरकार में बैठे हुए लोग हों या विपक्ष में हो उन पर हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वोटर किसी भी तरीके से जो गलत जो अफवाहें फैलाई जाती हैं इलेक्शन के दौरान में या प्रोपेगेंडे जो सेट किए जाते हैं उनसे इन्फ्लुएंस ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विपक्ष में बैठे लोग हैं या सत्ता पक्ष भी अगर अपनी बात को सही तरीके से जनता तक पहुंचाने पाने में कामयाब
महत्वपूर्ण ये नहीं यार उनकी सत्ता तक वो, क्योंकि वो तो देखिए आप हर हाल में हर कोशिश करते हैं कि उन अपनी बात को उस तरीके से पहुंचाया जाए कि वोट उनको पड़े, लेकिन जनता को समझने की जरूरत है कि जो बात कही जा रही है उसके मायने क्या है और उसके इंटेंशन क्या है। जब हम इंटेंशन समझने लग जाएंगे, इसलिए बार बार हम कहते हैं कि विवेकशील वोटर की जरूरत है इस देश को, जो जिसके अंदर विकास, जो मेंटली तौर पर ये समझ सके कि जो बात कही जा रही है पॉलिटिकली पार्टीज की तरफ से या नेताओं की तरफ से, उन मुद्दों का हम पे क्या असर पड़ने वाला है। ठीक है, ये ज़रूरी है। सुनील, एक चीज़ हम आपसे अब जानना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोशिशें इस बार सत्ता में आने की हैं। 2 दिन पहले एक तस्वीर भी जो है वो सामने आई जिसमें लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हो रही है, जिसमें मुलायम सिंह यादव भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं। उससे कहीं ना कहीं काफ़ी मैसेज उससे भी निकले हैं कि अब राजनीतिक रूप से और ख़ासतौर पर चुनावों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें अब होने लगी हैं, एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। किस तरीके से चीज़ें अब समाजवादी पार्टी आगे लेकर जा रही है और किन विषयों को और किन मसलों को खास तौर पर, क्योंकि मोटे तौर पर हमने देखा है कि अब जब आप लोकतंत्र को बचाने की बात कहते हैं तो ठीक है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन क्या वाकई इस चीज़ की ज़रूरत भी महसूस हो रही है? सुनील, अरुण, जहाँ तक लालू प्रसाद यादव जी से मिलने की बात है, ये हमारे संस्कार है, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री अखिलेश यादव जी और हमारे संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी अगर लालू प्रसाद से यादव जी से मुलाकात किए तो ये हमारा संस्कार। दूसरी बात, जहां तक लोकतंत्र बचाने की बात है और जहां तक उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में जो सपनों का हनन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, अच्छे दिन का वादा करके जिस तरह महंगाई के जो है अंधकार में धकेलने का प्रयास किया है, आज 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत है, 970 रुपया गैस, घरेलू गैस की कीमत है। आज महंगाई पे पूरा देश जल रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। महिला सुरक्षा के नाम पर यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है, माहौल उड़ाया जा रहा है लोकतंत्र का। मैं बार बार कह रहा हूँ, पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश की सरकार ने माहौल उड़ाया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह स्वयं उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन को लगा करके जिस तरह से गुंडागर्दी करने का प्रयास किया गया है, यह लोकतंत्र के लिए बड़ा काला अध्याय है। और अभी जो जासूसी की चर्चा की जा रही थी थोड़ी देर पहले, क्यों जासूसी करेंगे जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, जब सब बढ़िया चल रहा है, पूरा विपक्ष परेशान है, तो जासूसी क्यों करा रहे हो भाई? नहीं, वो तो कहते हैं कि आप लोग अफवाह फैला, वो तो कहते हैं कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जांच करा लो ना, क्यों नहीं बहस करना चाहते? ठीक है शुभेंदु, मुझे लगता है आप रिएक्शन देना चाहेंगे। अफवाह हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जासूसी नहीं की गई? ठीक है, है, मीडिया के लोगों की जासूसी नहीं की गई? शुभेंदु, आप कह सकते हैं क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? आप कह सकते हैं क्या जासूसी नहीं की गई? नहीं, ये तो देखिए जांच, ये तो जांच, लोगों की जासूसी नहीं की गई। ये तो जांच ही हो सकती है, इसमें और जासूसी हुई है कि नहीं हुई ये तो मैं कह नहीं सकता ना, ये तो मेरा क्षेत्र अधिकार में है ही नहीं। हाँ, हाउस चल रहा है, बहस होनी चाहिए, लेकिन बहस भी नहीं हो रही, जवाब देना चाहिए, हंगामा ही तो हो रहा है। शुभेंदु शेखर, आप कुछ रिएक्शन इस पर देना चाहेंगे? मुझे लगता है मैं बिल्कुल देना चाहूंगा। एक यूपी में एक और कहावत है कि एक कौवे ने नाक लेके उड़ गया और लोग उसके पीछे दौड़ने लगे। पहले चेक तो करो कि नाक आपके पास है कि नहीं है। भाई राहुल गांधी जी 1 मिनट का काम कर सकते थे कि अपना फोन को ले जाके फॉरेंसिक जांच कराते किसी टेक्निकल टीम के साथ और ये कह देते कि मेरा इस फोन में जासूसी हुई है क्या, इसमें पैक्सेस है क्या। पर यदि वो ये कर लेते तो ये मुद्दा नहीं उठता। मेरा ये कहना है कि ये जो राजनीतिक बर्तंग देख रहे हैं, हुड़दंग देख रहे हैं, वो केवल और केवल अपनी राजनीतिक जो जमीन खो गई है उसका बहाना है। आज अखिलेश यादव को क्या जनता को पड़ी हुई है? शुभेंदु तो क्या पड़ी हुई है? नहीं, किस तरीके से अपनी जमीन मिल जाए वापस, इसकी ज्यादा चिंता है। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ, क्यों कराया आपने जासूसी, क्यों कराया आपने मीडिया के लोगों का जासूसी, क्यों कराया आपने विपक्ष के लोगों का जासूसी, क्यों कराया आपने सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस का, क्यों कराया जासूसी आपने? कौन सी आवश्यकता थी जासूसी कराने की? जासूसी क्या आपने जासूसी कराया? बताइए, देश को देश जानना चाहता है, आपने जासूसी क्यों कराया? सर लीजिए, आपकी जमीन खिसक चुकी है। आप सब मिलकर जासूसी के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर केवल ये कहना चाहते हैं किसके है जनता बताने जा रही है। अगर आपकी जमीन
जासूसी तो जासूसी का कराया आपने। चैनल के डिस्कशन में आप जब बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आपकी आप बोलिए ना, आप बोलिए। देखिए, मेरे को इस तरीके से बोलना नहीं आता। सुनील जी, आप शुभेंदु जी को सुनना चाहिए, क्योंकि जवाब वो आपके इसी सवालों के जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है कि सुनना चाहिए। नहीं, ये मुंह पे बात ना करें, ये बताएं कि अगर उनकी जमीन हाँ, बता तो आप ठीक है, वो सुनिए ना, शुभेंदु जी चलिए वो बोलना जवाब दे रहे हैं शुभेंदु। हाँ सुनील जी, थोड़ा धैर्य रखिए, मैं सब जवाब दे रहा हूँ। हमने एक ही बात की। अरे सर वो ठीक है, आप वो बता रहे हैं ना, अब सुनील जी वो बता तो रहे हैं, आप सुन तो लीजिए। आप देखो, आप परेशान मत हो। जांच नहीं होगी 5 तारीख को, तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर आ गया। आप तो देखिए, मैं तो कह रहा हूँ। जासूसी करा रहे हो। सुनील जी सुन लीजिए, आप ही के काम की बात है, हो सकता है कोई इसमें भी मुद्दा निकल आया। सुन लीजिए सुनील जी, देखो, हमने सबसे पहले दिन जब 17 तारीख को ये मैटर आया, उसी दिन रविशंकर प्रसाद जी ने अपना स्टेटमेंट दिया कि हमारा सरकार की ओर से कुछ भी लेना देना नहीं है। और आज भी वही कह रहे हैं। जब अश्विन वैष्णव ने भी पार्लियामेंट में अपने डॉक्यूमेंट के साथ कहना चालू किया तो आपने कहने नहीं दिया, क्योंकि आप चाहते हो कि ये मुद्दे को हम खत्म ना करें। यदि वो आप सुनना चाहते, आप वहां पे थोड़ा सा धैर्य रखते, जैसे आज आप धैर्य नहीं रख रहे हो, तो वहां पर उसी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हो जाता, पर आपने वो भी नहीं होने दिया। अब 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा तो हम अपनी पोजीशन क्लियर कर देंगे। राफेल के मामले में भी यही हुआ था। राहुल गांधी जी ने, क्या होता, आप विपक्ष और राहुल गांधी, खासकर कांग्रेस, ये हिट एंड रन करने की इनकी पूरी आदत है। एलिगेशन करते हैं और फिर भाग लेते हैं। मेरा ये कहना है मेरे भाई कि मैंने आपको जवाब दिया, आपका जवाब दिया कि हम अफवाहों के बेसिस अच्छा, पे आप इसमें अपने गृह मंत्री से मेरा आईटी मिनिस्टर, अब जिसको जवाब देना चाहिए वो जवाब दे रहा है। आप इसमें अमित शाह जी नहीं, इसमें एक चीज, एक मंत्री से कहवा दीजिए कि जो है किसी की जासूसी नहीं हुई है, कहवाइए। बिल्कुल ठीक है। अनुज आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि देखिए शुभेंदु जो बात कह रहे हैं उनकी तरफ से साफ है। जो पहले दिन से ही सरकार का पक्ष था, उसमें आईटी मिनिस्टर ने आकर के साफ कहा कि किसी भी लिस्ट में इस तरीके के नंबर्स होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी जासूसी हुई ही है, और इस तरीके के कोई सबूत नहीं है। इसका कोई मायने नहीं रखता। जिसने भी रिपोर्ट सामने वो लाए हैं, उनके पास भी कोई पर्याप्त आधारभूत कोई सबूत नहीं है जिसको मानते हुए कोई इसमें जांच हो या आगे इसमें कोई बात हो। तो इसका कोई लेना देना नहीं इस विषय का, ये केवल सियासत से ही प्रेरित है। और इसी को लेकर आज भी बात, शुभेंदु भी वही बात कह रहे हैं, और कोर्ट में मामला चला गया तो वहां पर भी वो अपनी यही बात जाकर के रख देंगे। तो अनुज, आपको नहीं लगता कि चीजें अगर इस दिशा में जा रही हैं तो उसको सही तरीके से कानूनी रूप से अब जाने देते हैं, वहां से आप लड़ाई लड़िए और मजबूती से? देखिए, किसी भी देश में लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र का सबसे जो मजबूत जो एक अड़ा होता है वो देश की संसद है। देश के संसद की तमाम विपक्षी दल एक सुर में मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ साथ कि ये जासूसी मामले की संसद में चर्चा होनी चाहिए। इस जासूसी मामले की अगर भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार अगर बिल्कुल पाक साफ है, उनका दामन साफ है, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो जांच क्यों नहीं होने देना चाहते? क्यों जांच से भाग रही है सरकार? आखिर क्या दाल में काला है, क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है कि जब सब कुछ पाक साफ है तो होने दीजिए जांच। अगर किसी ने नहीं करवाया है, आपसे कुछ नहीं करवाया है, तो जांच करवा करके दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। लेकिन आपको जांच नहीं करवानी है, सदन के बाहर आकर के बयानबाजी करनी है, अपने बयानवीरों से जो है उनसे बयान दिलवाने हैं, लेकिन विपक्षी सांसदों की मांग नहीं करनी। विपक्ष के सांसद, कांग्रेस के सांसद क्या मांग कर रहे हैं कि इतना राफेल का केस भूल गए अत्रे जी, जो है आघात हुआ है देश के लोगों का केस भूल गए। राफेल में क्या हुआ है? जरा बीच में मत बोलिए, दूसरों को पाठ आप बहुत पढ़ा रहे थे कि बीच में नहीं बोलना चाहिए, तो अवस्थी जी थोड़ा सा आप भी पाठ कर लीजिएगा। मैं आपसे नहीं बोला, सुन लीजिए। बिल्कुल, आज देश के क्या हुए हैं आप बता दीजिए। 7-8 वर्षों में आपकी जब से सरकार आई है, देश में कौन सी चीज में सुधार हुआ है? हम दो, हमारे दो के अलावा कौन सा देश में ऐसा व्यक्ति है जो तरक्की कर रहा है? सरकार में केवल वो लोग कर रहे हैं, और घरानों में जो है, औद्योगिक घरानों में आपके 2 घराने तरक्की कर रहे हैं। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, या चाहे कोई पोर्ट हो, आपने सब अपने चहेतों मित्रों को जो है बेच रहे हैं। आप तो देश को बेचने नहीं दावा करने के लिए आए थे, देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए थे, लेकिन आपने देश की धरोहरों को बेचने का काम कर दिया है जो कांग्रेस की सरकार ने बनाए थे। अच्छा अनुज, जो अभी शुभेंदु कह रहे हैं, कौन सी आपने धरोहर बनाई थी? अच्छा अनुज, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं। शुभेंदु ने जो बात कही, और इससे पहले सरकार की तरफ से भी यही स्पष्ट किया जा चुका है कि हम अफवाहें जो हैं उनको लेकर हम क्यों जांच करवाएं। जो चीजें अफवाहें हैं और हम कह रहे हैं तो मान लीजिए ना, तो फिर आप क्यों जांच की मांग पर अड़े हुए हैं? ऐसी कौन सी वजह है और ऐसा कौन सा आधार आप लोगों को लगता है कि भाई इस पर जांच हो ही जानी चाहिए? या कोई प्रूफ हो? देखिए, आधार है,
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, वॉशिंगटन पोस्ट, उसकी 17 देशों की एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है और पेगासस सॉफ्टवेयर जो है कंपनी है, उन्होंने कहा है कि हाँ हमने हिंदुस्तान के लोगों की जांच करवाई है, उनके मोबाइल हैक हुए। तो जब इतने बड़ा, और देखिए ये मोबाइल हैक, ये पेगासस कंपनी ने बहुत स्पष्ट किया है कि ये जो जासूसी सॉफ्टवेयर है ये किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी व्यक्ति कंपनी को नहीं दिया जाता है, ये सरकारों को बेचा जाता है। और सरकार क्यों नहीं स्पष्ट करती कि आखिर ये इतना बड़ा जासूसी कांड हुआ है जिसमें लोगों की सुरक्षा ताक पे रखी गई है, ये केवल और केवल आतंकवादियों या देशद्रोहियों की जो है उनके मोबाइल नंबर ट्रैप करने के लिए किया जाता है। लेकिन आपने तो देश के नेताओं को जो है आतंकवादी की सूची में डाल दिया है। ठीक है, सरकार के मंत्रियों को आतंकवादी की सूची में डाल दिया। तो शुभेंदु, आपको नहीं लगता कि ये काफी, सूचियों में डाल दिया, ये काफी है? और दूसरा आपने भी जिक्र किया था, जैसा सीमा जी भी शुरू में जिक्र कर रही थी कि फ्रांस है या फिर इजराइल के अंदर भी एनएसओ की जांच हो रही है, उनकी जांच कर रहे हैं वो लोग। वो उनका अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है। राष्ट्रपति ने वहां के प्रधानमंत्री को कहा कि आप चेक करके बताइए। वहां कोई संसद नहीं रुकी हुई है। नहीं मैं तो अनुज जी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी अपने फोन का फोरेंसिक चेक करा ले। अच्छा एक चीज, अच्छा शुभेंदु, एक चीज ये भी तो शुभेंदु, आपने जैसे कहा कि एमेनुअल मैक्रो अगर ये कह सकते हैं कि उनके फोन में कुछ चीजें उनको गड़बड़ पाई जाती है, वो कहते हैं कि भाई मेरे फोन में कुछ चीजें मुझे लगता है कि सही नहीं है, तो इसकी एक बार आप जांच करवा दीजिए, और जिस लिस्ट में उनका नाम है, नंबर है, तो उसको लेकर उन्होंने सीधे उनसे बात कर ली। तो यहां से भी गृहमंत्री कह सकते हैं कि भाई हमारे देश के बड़े नेता हैं और इन लोगों के फोन में उनको शंका है कि इस तरीके की चीजें, तो भाई जांच करके हमें बता दीजिए, चेक करके कि यहाँ दिक्कत क्या है ना? ये भी हो सकता था। तो हो सकता था संसद उससे और इजी तरीका बता देते हैं। राहुल गांधी अपने फोन की किसी एक छोटे टेक्निकल आदमी से चेक करा ले। राहुल गांधी से ज्यादा देखिए, राहुल गांधी सरकार में तो आप, राहुल गांधी सरकार में तो आप है ना, तो जिम्मेदारी आपकी बड़ी है। वो तो फिर आप फिर कह देंगे कि ये तो फोन में इन्होंने खुद डाल दिया था। से प्रशांत किशोर ने अपने मोबाइल फोन का चेकअप करा के कहा कि हमारा, मैंने फोरेंसिक कराया है, हमारे में था, तो राहुल गांधी भी करा लें। तो अगर उन्होंने मान लिया तो आप तो नहीं मान रहे ना उनके कहने से? उनकी बात को मान लिया। प्रशांत किशोर को उतना सीरियसली नहीं लेता हूं मैं। नहीं तो फिर ना ही हमारी पार्टी क्यों राहुल गांधी हमारे कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने इस देश के अंदर इतने साल राज किया है, उसके नेता है। हम तो उनको ही, आप उनको भी सीरियस नहीं, उनको भी आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आप उनको भी सीरियस कहाँ लेते हैं? उनकी बातें सीरियस ले लेते हैं अगर आप इतनी बड़ी बात है तो। शुभेंदु एक चीज तो है, शुभेंदु आपको दोनों तरफ से तो नहीं मानना, एक तरफ तो कुछ मानना पड़ेगा ना, या तो आप चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे नहीं हो सकता ना। अच्छा एक चीज तो है शुभेंदु, अगर आप उनको अगर एक पॉइंट, तो अगर आप उनको सीरियसली लेते हैं तो उनके केवल कहने भर से ही आपको जांच शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप उनको सीरियसली नहीं लेते तो वो चाहे जांच करवा दें खुद से कहीं, आज भी तो भी नहीं। अरुण जी एक ही बात बताऊं, आज भी सभी विपक्ष पार्टियां, लगभग 70% जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो संसद को चलाना चाहती हैं, पर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि हम, आप चलाना चाहते हैं शुभेंदु जी, आप लोग चलाना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, वो उनको रोक रहे हैं। तो आज भी केवल राहुल गांधी ने फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट और 70% आप चलाना चाहते हैं तो मान लीजिए ना, बात करवा लीजिए, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दीजिए, उसके बाद पार्लियामेंट तो कम से कम चलेगी ना। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, सुप्रीम कोर्ट कहेगी इसकी जेपीसी बना दीजिए, हम बनवा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। हर चीज सुप्रीम कोर्ट से चली। संदीप, राहुल कोई ना कोई मैटर पे लाएंगे और संसद नहीं चलने देंगे। सुनील आप डिस्कस होना चाहिए, महंगाई के ऊपर करिए, महंगाई बहुत ईमानदार है, हाँ बिल्कुल बनाए। महंगाई पे भी धरना दे रहे थे, तो आप उनको भी सीरियसली नहीं ले रहे। हम महंगाई पर डिस्कस करना चाहते हैं, पैक्सस पे नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अफवाह है। इन्वेस्टिगेशन के कैसे अफवाह कैसे कह सकते हैं जब आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं किया, आपने जांच किया नहीं, तो जब बिना जांच के निगलेक्ट आप जांच के बाद कह सकते हैं, लेकिन जांच से पहले अफवाह कैसे कही जा सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट तक बात जा रही है? यदि जांच भी करवानी है, उसके लिए कोई तो सबूत होना चाहिए। खाली 4 लोग, कोई भी 4 जर्नलिस्ट खड़े हो जाएंगे और कहेंगे ऐसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने PIL कहना है विरोध करना बिल्कुल ठीक है, मैं कहता हूं विरोध करिए, पर संसद को रोकने से कुछ नहीं होगा, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है, पब्लिक के मुद्दों पे करिए, महंगाई पे बात करिए, आप किसानों पे बात करिए। ये विषय जो है हम इसमें देखते हैं कि विपक्ष एकजुट है इस बात को लेकर के, हंगामा करना हो या किसी भी तरीके से सरकार पर दबाव बनाना हो। तो क्या संदीप हम आने वाले दिनों में, और खासतौर पर 2024 जिसको मेन टारगेट तमाम विपक्षी दलों का और सियासत के दल का माना जा रहा है, क्या वो टारगेट विपक्षी दलों की एकजुटता उस टारगेट को अचीव करने में
ग्राउंड पर चुनावों के वक्त भी देखी जा सकती है। इसी एकजुटता का नमूना जो आज हम देख रहे हैं सदन में। देखिए अरुण जी, मैं आपको पहले तो ये बता दूं, जिस तरीके से अगर किसी को गंभीर लेने का या न लेने का मुद्दा चल रहा था, उसमें आपको भी शुभेंदु जी को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है कि शुभेंदु जी कोई बात अमित शाह जी तक रख सकते हैं या प्रधानमंत्री तक रख सकते हैं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आज तक अमित शाह जी से इनका हाथ नहीं मिला होगा, एक कप चाय साथ में बैठ के नहीं पी होगी। देखिए ये आपका विषय नहीं है। ये हो सकता है कि हम इतने बड़े संदीप ये बड़ा व्यक्तिगत हो गया टिप्पणी। मुझे लगता है कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं संदीप जी एक चीज तो देखिए, संदीप जी एक चीज तो है कि अगर वो ऑफिशियल देखिए पार्टी ने उन्हें आधिकारिक रूप से अपनी बात रखने के लिए भेजा है और जिम्मेदारी दी है, तो वो जो बात बोल रहे हैं वो पार्टी के पक्ष की ही बात बोल रहे हैं, वो आधिकारिक ही मानी जाए। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम अमित शाह जी से मिले या ना मिले, वो मिले या ना मिले, ठीक है बिल्कुल ये व्यक्तिगत हो सकता है। बिल्कुल अरुण जी, मैं आपकी बात से सहमत करता हूँ, लेकिन मैंने बीजेपी के अंदर की चीजें देखी, मैंने वो बताया है कि प्रवक्ताओं को मिलने के लिए टाइम नहीं दिया जाता, प्रवक्ताओं की बात नहीं सुनी जाती। ये दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का। वो हमारा एक मुद्दा हो सकता है, ये मुद्दा अलग हो सकता है। हाँ, ये चीजें। और बात आती है अगर संगठित होने की, तो विपक्ष अगर संगठित नहीं होगा तो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता। और आज की तारीख में आप देखिए, जिस तरीके से किसानों का मुद्दा है या जो महंगाई का मुद्दा है, जब 60 रुपए डीजल होता था तो डीजल महंगा लगता था, आज डीजल 100 रुपए है लेकिन सब लोग गायब हैं। जब गैस का सिलेंडर 400 रुपए का था तो कंधे पे उठाकर लोग घूमते थे, आज 850 रुपए का है तो महंगाई की बात नहीं हो रही है। तो जो विपक्ष है उसको संगठित होना पड़ेगा और इसी तरीके से सरकार को घेरना पड़ेगा। जब विपक्ष इकट्ठा होता है, आवाज को बुलंद करते हैं, तो किसानों को भी ताकत मिलती है और आम आदमी को भी ताकत मिलती है, वो कहीं ना कहीं सरकार को झुकाने का काम करता है। तो इसलिए विपक्ष को ताकत बनकर रहना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण अरुण ये बात की है। मुझे लगता है इस पर शुभेंदु जी से बात करनी बनती है, क्योंकि जब 60 रुपए भी था पेट्रोल तो बीजेपी के लिए मुद्दा बड़ा होता था, लेकिन आज अगर 100 क्रॉस कर गए तो भी बीजेपी को क्या सरकार में रहते हुए ये विपक्ष से इंतजार करना पड़ेगा कि वो मुद्दा उठाएंगे तब हम जो महंगाई है उस पर बात करेंगे। क्योंकि शुभेंदु जी अपने आप में बहुत, आपको याद होगा बीजेपी का वो दौर जिसमें महंगाई के मुद्दे पर, सिलेंडर पर, पेट्रोल पर, डीजल पर और आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट को लेकर के जिस तरीके से आप लोगों ने एक बड़ा कैंपेन डिजाइन किया था और उसको पार्लियामेंट के अंदर भी और सड़क पार्लियामेंट के बाहर भी दोनों तरफ पूरे सरकार का जीना हराम कर दिया था। आज 100 रुपए क्रॉस कर गया, ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है कि आपके विपक्ष का इंतजार करेंगे इसके लिए कि इस पर बात होनी चाहिए। मैं आज भी ये आपकी बात को मानता हूँ कि यदि आज महंगाई के विषय पर ये बात कर रहे होते पैक्सेस को छोड़ के, आज ये भी पैक्सेस हमारी आम जनता का विषय नहीं है। आम जनता को आपको लगता है कि इंतजार करने की जरूरत है कि विपक्ष इस पर मुद्दा उठाएगी तो आप बात करेंगे? हमने बहुत आपके चैनल पर भी और बहुत सारे चैनल पर मैंने खुद आपको बताया है कि क्यों इस देश के अंदर प्राइस हाइक हुआ है और ये कितना टेम्परेरी है। और दूसरी चीज, आज जब राहुल गांधी जी साइकिल चला रहे थे तो 834 रुपए उन्होंने सिलेंडर पे लिखा हुआ था उस साइकिल के ऊपर। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले 1135 रुपए सिलेंडर का, एक सिलेंडर का रेट हुआ करता था। कितना कहां से सिलेंडर का रेट लेके आए आप? हम सब लोग गृहस्थी वाले लोग हैं। मुझे लगता है कि ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है, मुझे तो लगता है, हमें लगता है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हम बैठे तमाम लोगों में से किसी के भी घर से ये चीज ना जुड़ी हो। झूठ बोलने में शर्म करें। देखिए 1124 रुपए सिलेंडर का रेट ना हो, ये तो बिल्कुल शुभेंदु जी देखिए, बिल्कुल आप तो देखिए वो सब्सिडी के साथ 380 से 385 और 400 तक भी उसके दाम पहुंचे हैं। वहां तक बहुत हंगामा हो जाता था सब्सिडी के साथ। अब तो सब्सिडी भी नहीं है ना, अब तो सब्सिडी भी नहीं है। 2013 के 900 में सितंबर और अक्टूबर में क्या रेट था सिलेंडर का और क्या सब्सिडी मिलती थी? 2 सिलेंडर सब्सिडीज के हटा दीजिए तो क्या प्राइस बनता था? अच्छा आज सब्सिडी मिल रही है क्या? आज सब्सिडी मिल रही है? अब तो रेट ही कम है, 600 रुपए भी आया। कितना का सिलेंडर? और पूरा देश गैस सिलेंडर, एक गैस सिलेंडर एक आम व्यक्ति को कितने रुपए में मिल रहा है? हाँ आप देखिए ना, 864 रुपए आज का दिखा रहे हैं आप। 864 है। हाँ, तो ये फर्क कितना, ये फर्क कितना बताएं? चलिए जो आपने बताया है, जो आप बता रहे हैं उसी पे मानते हैं, ये फर्क कितना है 10 साल में बता दीजिए। 10 साल में कितना? डबल से ज्यादा? जो रेट था उससे कम है। डबल से ज्यादा है सर, डबल से ज्यादा है।
आपको नहीं, आप calculation कीजिए तो मैं देता हूं। आप उसमें जो सब्सिडी का रेट है, जो सब्सिडी का पैसा है, आप उसको इतर करके कर रहे हैं। आज आपने कहा कि भाई अकाउंट में सब्सिडी आएगी, 1 महीना पैसा आया, उसके बाद कोई किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप ही खुद बताएं, आपके अकाउंट में अगर पैसे आ रहे हैं तो। आप सुन लीजिए, 2011 को में 877 रुपए था, 2012 में 922 रुपए था, 2013 में सब्सिडी कितनी थी ये बताइए साहब ने। 2014 में वापस लोगों के खाते में नहीं, वो रेट था। मैं आपको मेरे पास आप एक जिम्मेदार चैनल पर बैठ करके यहाँ देखिए, आप जनमानस की भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ होगा अगर हम इस तरीके से बात करेंगे शुभेंदु जी, क्योंकि हम आपकी यही बात कर रहे थे कि आप ना ऑफिशियल तौर पर बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं। तो जब आप बीजेपी के स्पोक पर्सन है तो आपसे उम्मीद ये की जाती है, मैं आपके साथ खड़ी थी इस बात पे, क्योंकि आप स्पोक पर्सन हैं, मुझे पता है, और आप बीजेपी में आपका कद है। लेकिन आप इस तरीके से मत, क्योंकि हम लोग ना ओपन डाटा है सीमा जी, ये ओपन डाटा है। अल्टीमेटली एक आम व्यक्ति के घर में जब सिलेंडर आ जाता है, उस गैस जो का आदमी उपयोग 10,000 रुपए कितने कमाता है रुपए उसके अपनी लिए जेब से जाते हैं? 864 रुपए मायने रखते हैं। जो दिल्ली में रहता है, जो 5,000 रुपए के कमरा लेता है, 10,000 रुपए कमाता है, उसको अगर 864 रुपए जब सिलेंडर के देने होते हैं, महंगाई का विषय है, मैं मानता हूँ। आपका तेल, आपका सरसों का तेल 185 रुपए हो पेट्रोल गया। बिक रहा है, 100 से ऊपर पेट्रोल बिक रहा है, वो भी महंगा नहीं है। 90 रुपए में डीजल बिक रहा है, वो देखिए, भी महंगाई अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं शुभेंदु जी, क्या इसके लिए सरकार को सोचने की जरूरत है? पूरा भारत एक बहुत बड़े पेंडेमिक से गुजरा है। पेंडेमिक से अच्छा, नहीं सर, देखिए, अच्छा उसमें चलिए ठीक है, ये तमाम चीजें अच्छा ठीक है। अंत में समय आगे इजाजत नहीं दे रहा शुभेंदु, समय आगे इजाजत नहीं दे रहा शुभेंदु, लेकिन क्या ये माना जाए कि महंगाई के, पेट्रोल के और किसानों के मसले उठ जाते अगर पेगासस पर हंगामा नहीं होता? इसीलिए सरकार भी कहीं ना कहीं उस मोड में है कि जो हंगामा हो रहा है वो होते रहने दीजिए, बाहर से हम इनकी आलोचना करते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि देखिए विपक्ष ने तो, है ना, और ताकि ये सारे मुद्दे गौण हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है शुभेंदु जी, मुझे लगता है कि महंगाई पे, बेरोजगारी पे चर्चा की पिछले सत्र में इन्होंने, इतना कुछ समझदारी विपक्ष को भी होनी चर्चा की, जो आज बहाना बना रहे हैं, जुड़े हुए हैं। आइए चलिए, लगता है कि यही विपक्ष की एकजुटता जो आज हम देख रहे हैं वो आने वाले दिनों में चुनावों के जरिए और राजनीति के जरिए ग्राउंड पर भी देखी जाएगी, न केवल सदन में हंगामे के तौर पर बल्कि चुनावों में भी देखी जा सकती है। इसी की उम्मीद है ताकि विपक्ष एकजुट हो और अपनी बात तो कम से कम उठाए, जनता की आवाज तो उठे। जीतना हारना किसकी किस्मत में है वो तो जनता तय कर देती है, लेकिन जनता की आवाज उठे ये बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तमाम जितने भी विषय हैं वो सदन के जरिए उठ रहे हैं या राजनीति में चुनावों के दौरान उठ रहे हैं, लेकिन जनता की आवाज उठना बेहद जरूरी है। वो आवाज आपकी उठ पा रही है या नहीं उठ पा रही है, इसकी तरफ आप देखते रहें, सोचते रहें और समझते रहें कि आपकी जेब से जो टैक्स का पैसा आप देते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आप अगर अपनी तनख्वाह पर, अपनी सैलरी पर कोई टैक्स अगर नहीं देते हैं, अपनी आय पर कोई टैक्स नहीं देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स नहीं देते हैं। हर चीज पर आप टैक्स देते हैं और उसी पैसे से नेता की या आपके मंत्री की या सांसद की जो है वो सैलरी जाती है, और वो सांसद, वो आपका विधायक क्या आपकी आवाज को उठा रहा है सदन में? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी को ध्यान में रखें और इसी को ध्यान में रखते हुए अपने नेता को चुने और देखते रहें कि आखिर हो क्या रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।